नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जो कि कई बार संबंधित होते हैं खेती किसानी से, तो कई बार होते हैं पशुपालन से। और आज है गुरुवार, आज हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। तो आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में, और साथ ही बात होगी पशुओं में गर्भधान की समस्याएं एवं निवारण की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस जब भी आप अपने सवाल पूछें तो अपने जो टेलीविजन की आवाज है उसको बिल्कुल बंद रखिए, और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न भी साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर KML पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से आपने अपने दुधारू पशुओं की देखभाल करनी है, और गर्भाधान के समय अगर किसी तरीके की कोई समस्याएं आती हैं, उनका निवारण अगर आप चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल जी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। बिल्कुल, और जल्दी आपसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे इस विषय को। लेकिन आइए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, क्योंकि मौसम भी सर्दियों का है और आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से दुधारू पशुओं की जो है वो देखभाल की जाए, तो सबसे पहले तो संक्षेप में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कैसे जो हमारे पशुपालक हैं, क्योंकि उनका असली जो धन है वो पशुधन ही है जी, तो अपना आमदनी भी वो उसी से जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्जित करते हैं, तो कैसे इस जाड़े के मौसम में उनकी देखभाल कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस समय सर्दियों का मौसम है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस समय सर्दी पूरे सबाब पर है। हमारे उत्तरी भारत में, चाहे हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, राजस्थान है, यहाँ पर इस समय सर्दी खूब पड़ रही है। और सर्दी के साथ साथ कोहरा भी हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले ही बरसात हुई है, कहीं कहीं ओले भी गिर गए। तो इन सब से जो मौसम है वो बदलाव आया है, उसमें एकदम ठंड बढ़ गई है। तो जिस तरह से हम लोग अपने को ठंडे मौसम में महसूस कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता है ज़्यादा उसकी लेने की, तो ऐसे ही पशुओं को भी, विशेष रूप से दुधारू पशुओं का, आज का विषय दुधारू पशुओं से हम बात करेंगे कि जो हमारे दुधारू पशु हैं, विशेष रूप से गाय और भैंस, जिनसे ज़्यादातर दूध इन्हीं 2 पशुओं से हमें मिलता है, तो इनका रखरखाव हम इन जाड़े के मौसम में, जबकि ठंड इस समय खूब पड़ रही है, तो कैसे करें? तो पहली बात तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, इनको भी वैसे ही ठंड लगती है जैसे हम लोगों को ठंड लगती है। पशु जरूर हैं, लेकिन हम उनके शरीर में ठंड भी वैसे ही व्यापती है जैसे हम लोगों को व्यापती है। तो आप लोगों को ये इनका ध्यान रखना है। इसमें हम आज जो बातचीत करेंगे कि एक तो इनका आवास कैसा रखें, हम आज अभी पशुपालकों से मैं बात करूंगा इस मामले में, और इनका खान पान कैसा हो, साथ ही साथ बीमारियों से जो जाड़े से जो बीमारी हो जाती हैं उनसे उनको कैसे बचाएं। बिल्कुल, तो आज ये जो तमाम विषय हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। जो तमाम बिंदु डॉक्टर पाठक ने आपको बताए हैं, चाहे वो हमारे दुधारू पशुओं के आहार से संबंधित हो या फिर हो संबंधित आवास से, और किस तरीके से हमने उनका ख्याल रखना है, और इन तमाम बिंदुओं को हम जरूर छुएंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। जिस तरह हम अपने को ठंड से बचाते हैं और रखरखाव करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे पशुओं को भी ठंड से बचाना जरूरी है। पशुपालक अपने पशुओं की उचित देखभाल करेंगे तभी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि सर्दी में पशुओं की सही तरीके से देखभाल करने से उनकी दूध देने की क्षमता अच्छी बनी रहती है।
ठंड के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता अक्सर कम हो जाती है। जिन पशुओं ने अभी जन्म लिया है उन्हें हाइपोथर्मिया, निमोनिया और डायरिया आदि रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। पशुओं में बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो बीमार पशु चारा खाना बंद कर देते हैं और जुगाली करना छोड़ देते हैं। पशु सुस्त रहने लगता है और चलने फिरने में पशु को परेशानी होती है। पशुओं के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट होने लगती है। ठंड में पशुओं में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे अफरा रोग। ठंड के मौसम में पशुओं को जरूरत से अधिक दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम व अधिक मात्रा में अन्न व आटा, बचा हुआ बासी भोजन खिलाने के कारण ये रोग होता है। इसमें जानवर के पेट में गैस बन जाती है और बाइंग को फूल जाती है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें संतुलित आहार दें। तालाब से पशुओं को दूर रखें। खीस पिलाकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। गौशाला को नमी और सीलन से बचाएं। पशुओं के रहने के स्थान में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें और जहां तक संभव हो पशुओं को गुनगुना और ताज़ा पानी पिलाएं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट आ रही है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र का। डॉक्टर शैलेंद्र, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि गर्भावस्था में जब हमारा पशु होता है तो किस तरह की जो उनका ख्याल रखना है, जो हमारे पशुपालक हैं कैसे जो है वो गर्भित जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही बताइए हमें। जैसा कि अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में, शीतलहर की तरफ ठंड आ रही है, तो इस दौरान गर्भित पशु का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो नीचे जो फर्श है जहाँ पशु को बांधते हैं वहाँ पर पुआल की व्यवस्था करिए नीचे में, या कोई भी आसपास जो घर के चारों तरफ आप एक बोरे से या किसी तरह से घेराव कर दीजिए, ताकि जो ठंड हवा चलती है शीतलहर का वो पशु को नहीं लगे। और आसपास में आप एक आग का व्यवस्था कर सकते हैं जिससे पशु को गर्मी बनी रहेगी। इससे गर्भित पशु को माने अच्छा रहेगा, ठंड के समय में उनके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और इसी विषय पर हम आपसे विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले दिखाते हैं इसी पर आधारित एक और खास रिपोर्ट। गर्भाधान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और परिपक्व नर पशुओं द्वारा नैसर्गिक रूप से गर्भाधान ही प्राकृतिक गर्भाधान है। लेकिन कई बार पशुपालकों को पशुओं में गर्भाधान में आने वाली समस्याओं से दोचार होना पड़ता है। दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इनमें से एक है पशुओं में बांझपन का होना। आमतौर पर गाय भैंसों को प्रतिवर्ष या 13 से 14 महीने में ब्याना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर इनकी 2 ब्यात के बीच की अवधि लंबी हो जाती है, जो कि पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित होती है। इससे पशु का दुग्ध उत्पादन और प्रजनन दोनों ही प्रभावित होते हैं। आमतौर पर ऐसा 2 मुख्य बीमारियों के कारण होता है। एक तो पशु का समय अनुसार गर्मी में न आना और दूसरे पशु का बार बार गर्मी में आना। अगर कोई गाय 2 या 3 मध्यकाल में टीका लगाने के बावजूद गाभिन न हो, तब इन पशुओं को रिपीटर माना जाता है। रिपीटर होने के मुख्य संभावित कारण होते हैं, जैसे पशु के गर्भाशय में संक्रमण का होना। इस अवस्था में पशु का गर्भाशय संक्रमित हो जाता है। इससे मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा की स्थिति आ जाती है और ऐसे में गाय या भैंस या किसी मादा पशु का गाभिन हो पाना असंभव होता है। इसके उपचार के लिए मध्यकाल के दौरान ऐसे पशु में गर्भाधान न करके
उचित दवाई के घोल को 2 दिन गर्भाशय में ही छोड़ा जाता है। अगर पशुपालक के किसी पशु में गर्भाधान संबंधी कोई समस्या आती है तो पशु चिकित्सक के पास पशुओं को दिखाकर उचित इलाज करवा सकते हैं। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के क्या विषय हैं। आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में किस तरह से आपने दुधारू पशुओं की देखभाल करनी है और साथ ही गर्भाधान के समय में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं हमारे जो गर्भित पशु हैं उनमें, और कैसे आपने उनका निवारण करना है। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कुछ भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-11-3060 और 61 नंबर बिल्कुल निःशुल्क है। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल अपने टीवी की आवाज को आपने बंद रखना है और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर आपने अपना प्रश्न पूछना है। डॉक्टर पाठक और डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमने आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से दुधारू पशुओं की देखभाल करी जाए, तो अभी तो हमने आपसे संक्षेप में इस विषय को समझा था, अब थोड़ा सा विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। आवाज़ की सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरीके का आवाज़ जो है वो हमारे दुधारू पशुओं का होना चाहिए? सबसे पहला तो ठंड से बचने के लिए आवाज़ की आवाज़ की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यहाँ 2-3 चीज़ें पशुपालकों को बताऊँगा कि एक तो देखिए ठंड है, जैसा मैंने कहा कोहरा भी पड़ रहा है, बरसात भी हो गई है, कहीं ओले भी गिर गए हैं, तो शीतलहर भी आ गई है। तो एक तो पशु को ठंड में बाहर नहीं छोड़ें। रात में जो है जल्दी पहले लोग दूध निकालने के बाद अक्सर कुछ पशुपालक जो है पशु को बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने का मतलब बाहर बांध देते हैं पेड़ के नीचे या झोंपड़ी के बाहर या घर के बाहर। तो एक तो खुले में पशु को नहीं रखें, दूध देने वाले पशु को। साथ ही साथ जो आवास है वो आवास इस तरह का हो कि एक तो उसके अंदर सूरज की किरणें जरूर आनी चाहिए। सूरज की रोशनी अगर आ जाती है दिन में तो उसका तापमान ठीक रहता है। अंदर जो विशेष रूप से जो कमरा है या जो घर है, आवास है, पशु आवास है, वो थोड़ा सा गर्म रहो। उसके लिए ज़रूरी है कि रात में हम उसकी जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको बंद करें, या बंद नहीं कर, खिड़कियों तो बंद ही करें और दरवाज़ों पे टाट के जो है हम कर्टेन जिन्हें कहते हैं पर्दे बना के, मोटे कपड़े के, या टाट नहीं है तो मोटा कपड़ा ले लें, उसके पर्दे जो है उस पर टांगें ताकि सीधी जो शीतलहर, जो सीधी हवा है, ठंडी हवा अंदर कम जाए। साथ ही साथ ये देखें कि जो उसका फर्श है पशुशाला का, जहाँ पशु खड़ा होता है या बैठ रहा है, वो गीला तो नहीं है। वहाँ पशु का जो मूत्र या पशु का गोबर है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं हो, क्योंकि कभी कभी जब पशु जो है ज्ञावन होता है, विशेष रूप से दूध भी दे रहा है लेकिन ज्ञावन भी है, तो पशु वहाँ पर रपट के गिर पड़ता है। कभी कभी पक्का फर्श होता है, तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि वहाँ उसकी पूरी सफाई रहे। और साथ ही साथ जो आवास है, और जो अगर शाम को सुविधा अगर है तो अलाव भी जला सकते हैं, उससे भी जो है टेम्परेचर, कहने का तात्पर्य है कि आवास ऐसा हो जिसमें पशु अपने को कंफर्टेबल महसूस करे और उसको ठंड न लगे। क्योंकि ऐसा पशु को, क्योंकि दूध भी दे रहा है तो दूध देना अपने आप में पशु एक स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस माना जाता है। तो ऐसे में आपको उसे जाड़े से बचाना है और शीतलहर से बचाना है। बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का जो है वो हमारे दुधारू पशुओं का आवास होना चाहिए, खासकर अगर हम बात करें इस जाड़े के मौसम की। अब आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, वामन राव जी महाराष्ट्र से। आइए जानते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हॉलिस्टन गाय है जी, 4 साल की है जी। अभी तक वो इसके ऊपर नहीं आ रही, गर्भधारण के ऊपर नहीं आ रही है। तो गर्भधारण आ रहे जी? हाँ जी, प्रश्न पूछिए। गर्भधारण पर नहीं आ रही है जी, और 4 साल की है। हाँ, 4 साल की है। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आपका पशु 4 साल का हो चुका है, तो इसके लिए आपको पहले डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा कि उसके जेनेटेलिया को पाल्पेट करके और देखना पड़ेगा कि प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। यदि डेवलपमेंट हुआ है तब उसका इलाज चलेगा। सही समय पर डिवॉर्मिंग जंतुनाशक दवा चलना चाहिए। उसके बाद में आप मिनरल दे रहे हैं कि नहीं, लगभग फीड में 1% के हिसाब से मिनरल मिला करके दे,
ताकि पशु में जो जितने हार्मोन्स बन रहे हैं वो सही समय से बने जी। और आप एग्रीमिन, जैसे मार्केट में एग्रीमिन आई बोलस आता है, वो डॉक्टर के सलाह पर आप चला सकते हैं। यदि तब फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप विशेषज्ञ पशु चिकित्सक से इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र, एक प्रश्न यहाँ पर हमारा भी आपसे रहेगा कि गर्भाधान के समय कौन कौन सी मुख्य सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए जो हमारा गर्भित पशु है उसके लिए, जो हमारे पशुपालक हैं उनको क्या कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? देखिए, गर्भाधान पशु के लिए और किसान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसके बाद में गर्भाधान के बाद में पशु गर्भित रहती है और एक बच्चे देती है और दूध देना स्टार्ट करती है। तो इस समय में सबसे पहले है कि पशु कब गर्म हो रही है, हीट में कब आ रही है। तो पशुपालक भाई को ये ध्यान रखना है कि हीट का समय कब है, किस समय पर आई है। या सुबह में जनरली शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे के बीच में ही पशु गर्मी में आती है। तो उस गर्मी के समय को ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही डॉक्टर को सीमेन देने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कॉल करना है। यदि सुबह में गर्म हुई है तो शाम में सीमेन डालना अत्यंत जरूरी हो जाता है और शाम में गर्मी हो रही है तो सुबह में जरूरी हो जाता है। तो इस हमेशा समय का ख्याल रखिए। गर्म होने के 12 घंटे के बाद में सीमेन डालना जरूरी हो जाता है ताकि पशु सही गर्भित हो सके। दूसरा है कि जो बड़ी गाय है, छोटी नस्ल की गाय है, उसमें कभी भी सीमेन बड़े नस्ल की गाय का नहीं डलवाए। उससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे बड़े साइज के होंगे, जो प्रसव के दौरान गाय में डिस्टोपिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और है कि जब गर्भधारण कराया जाता है तो हमेशा सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का ध्यान रखे। उसके जेनेटलिया को जरूर वॉश करे अच्छे से पानी से, साबुन से, ताकि कोई भी इन्फेक्शन का चांस नहीं हो। बिल्कुल, और इसके संबंध में भी आपसे ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से सर्दियों के मौसम में आपने दुधारू पशुओं की देखभाल करनी है और गर्भाधान के समय कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं पशु में और किस तरह से हमने उनका निवारण करना है। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि समय समय पर आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पाठक और डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमारे साथ अगले हमारे कॉलर हरिओम तिवारी जी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरी 4 साल की पड़िया है, वो मतलब गर्मी पे नहीं आ रही। 4 साल की है? हाँ बिल्कुल जी। डॉक्टर शैलेंद्र क्या बताना चाहेंगे? गर्मी पे नहीं आ रही जी। देखिए, 4 साल की पड़िया यदि हो गई है तो गर्मी लायक हो चुकी है, तो इसमें आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें। पहले तो पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसके जांच कराए कि जो उसका जननांग है प्रॉपर डेवलप हुआ है या नहीं है। यदि कम डेवलप हुआ है तो उसमें
प्रोटीन की मात्रा आपके चारे में बढ़ाना पड़ेगा। कुछ दाना उसको दीजिए, ताकि गर्मी में आने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो आप दाना की मात्रा बढ़ाइए। उसके मिनरल मिक्सचर रेगुलर दीजिए। सही समय पर जंतुनाशक दवा देना ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही खनिज लवण है, हल्का मिक्स कर सकते हैं 0.5% के हिसाब से। उसके दाने चारे में खनिज लवण मिक्स करके दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे दवा अवेलेबल है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, जो जैसे प्रजना और सजनी आता है, लेकिन डॉक्टर का सलाह लेना एक बार जरूरी है इसके लिए। जी बिल्कुल। और इसी के संबंध में आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं डॉक्टर पाठक से। डॉक्टर पाठक, किस तरह का आहार जो है वो हमें अपने दुधारू पशुओं को देना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे पशु गर्भित हैं उनको किस तरीके का आहार दें? देखो, पहली बात तो यह है कि जाड़ों में ज़्यादातर किसान भाई पशुपालक जो है जोर देते हैं हरे चारे पे। मैं भी जब भी आपके कार्यक्रम में आता हूं तो मैं हरे चारे पे जोर देता हूं कि साल भर पशु को हरा चारा, विशेष रूप से जो दुधारू पशु है दुधारू पशु को दें, लेकिन जाड़ों में उसकी मात्रा हमको कम करनी होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हरा चारा दे दोगे तो जब पशु को अफरा हो जाता है, गैस ज़्यादा बनती है। तो जो चारे का इस तरह से करें कि 3 भाग जो है सूखा चारा दें और 1 भाग जो है उसका हरा चारा मिला के दें। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अभी जैसे डॉक्टर शैलेंद्र कह रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको मिनरल मिक्सचर और एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, विशेष रूप से अभी हमारे जो अभी एक दर्शक फर्रुखाबाद से थे, मैं उनको भी बताऊंगा, और जो लोग हमको सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो देख रहे हैं, कि आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ पशु अगर ज्ञावन हो गया है या ज्ञावन होने के लिए है या दूध दे रहा है, तो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, उस क्षेत्र का एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बाज़ार में मिलता है, वो ज़रूर दीजिए। क्योंकि मिनरल मिक्सचर दूध देने वाले पशु को, इसके साथ साथ पशु को हीट में लाने के लिए, या पशु ज्ञावन हो गया है तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर की बहुत ज़रूरत है। खासकर हमें जो है जो दूध दे रहे हैं, जो जैसे भैंस के लिए मैं विशेष रूप से, क्योंकि भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होती है गाय के दूध के मुकाबले, तो हमें कंसंट्रेट भी देना पड़ेगा, उसको बिनोले की खल वगैरह दें, ताकि जो है उसको पशु को उतनी रिक्वायरमेंट हो। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो चारा दें वो चारा रात का रखा हुआ बासा चारा नहीं हो और ठंडा नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रात में आपने कुट्टी काट के रात में ही बाहर रख दी, तो रात में जो है मान लीजिए टेम्परेचर चला गया 2 डिग्री 1 डिग्री, तो चारा भी तो ठंडा हो जाएगा ना, और आपने सवेरे जानवर से दूध निकालना है पशु से, तो आपने उसको ठंडा डाल दिया, तो वो ऐसा न करें। तो अगर हम संतुलित इसके लिए बोलते हैं कि संतुलित आहार में ये सब चीज़ें आती हैं जो डॉक्टर शैलेंद्र ने ही बताया, कि अगर आप संतुलित आहार देते हो अपने ज्ञावन पशु को, दूध देने वाले पशु को, तो निश्चित रूप से ये जो पशुपालन का व्यवसाय है ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही पशुपालन करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं शिवम कुमार जी बेगूसराय बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो शिवम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, अपना सवाल कीजिए शिवम जी। एक 2 साल की बाछी है, वो उसको सीमेंट दिलाते हैं बार बार, फिर 17-18 दिन में हिट में आ जाती है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या बताएंगे इस समस्या का समाधान? देखिए, इसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। जो बार बार आप सीमेंट दिला रहे हैं और हर 21 दिन पर गर्म हो जा रही है, तो इसके लिए तो पहले जो भी आपके यहाँ सीमेंट डालने आते हैं उनको कहिए कि जो लसलसा पदार्थ निकलता है गर्मी के समय में, उसकी जांच कर ले। यदि साफ हो, अच्छे ढंग से दिख रहा है कि क्लियर हो, कोई गंदगी नहीं हो, तभी सीमेंट डालें। यदि गंदगी आ रही हो तो उसके लिए इलाज है, इंट्रायूटेरन दवा आता है, उनको डलवाए और तभी उसके बाद में सीमेंट डलाए। इसके साथ ही आपको गाय के गर्मी का समय भी ध्यान रखना है। यदि गाय 2-3 दिन गर्म रहती है या हर 10-14 दिन पर गर्म हो जाती है, तो वो अलग तरह की बीमारी होती है। इसके लिए पशु चिकित्सक का सलाह लेना पड़ेगा। या ज़्यादा दिन गर्मी रहती है, 2 से 3 दिन गर्मी में अगर कंटिन्यू रह रही है,
तो उसके लिए सीमेन 2 बार आप दिलवा सकते हैं। एक बार से नहीं हो रहा तो उसके 12 घंटे पहले के 12 घंटे के बाद में फिर से सीमेन डलवाए, और एक इंजेक्शन आता है वो डॉक्टर के सलाह से लगवा सकते हैं। इससे गाय गाभिन हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, कई बार जो है वो हमारे जो गर्भित पशु हैं उनके अंदर गर्भपात की भी समस्याएं जो है वो कई बार सामने आती हैं, तो ऐसे में किस तरह से सामना करना चाहिए पशुपालकों को उनका? देखिए, अभी जाड़े का मौसम है तो जाड़े का भी ख्याल रखना है कि पशु को जाड़े से बचाया जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, पाठक जी ने कहा, मैंने भी बताया। और इसके साथ ही यदि गाभिन है तो कभी कभी पशु क्या होता है कि गाभिन होने के बाद में भी गर्मी के लक्षण दिखाती है, तो हमेशा ख्याल रखें कि यदि आप पहले से सीमेन डलवाए हैं तो गाभिन चेक कराने के बाद ही दूसरी बार फिर से सीमेन डलवाए, क्योंकि उसके कारण से एबॉर्शन हो सकता है जी। दूसरा है कि खुले में ज्यादा नहीं छोड़े। पशु यदि गाभिन है तो उसको बांध करके रखे, कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। ऊंचा नीचा यदि पहाड़ी इलाका है तो उसमें कम चलने दे, उसको बांध करके रखे। यदि एडवांस समय है, ज़्यादा अगर समय नज़दीक आ गया है, बच्चा प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, तो उस समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिसलन वाली जगह पर नहीं बांधे, या कोई दूसरी गाय है, सींग वाली गाय है, उसके पास नहीं बांधे। यदि उसको मारने से या दोनों में यदि झगड़ा की तरह हो जाता है तो गाय की गिरने की संभावना होता है और इससे गर्भपात हो सकता है। इसी के साथ सुमित शर्मा जी हमारे साथ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो सुमित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो सुमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? यस मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सुमित जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी भैंस जब प्रेग्नेंट थी तो 7th मंथ से उसने वो शरीर दिखा दिया था जी। तो मैडम वो उसके बाद उसकी डिलीवरी सही हुई, हमने दवाई खिलाई डॉक्टर की सलाह लेके, ठीक है। तो वो मैडम अब दूध कम दे रही है, इसके बारे में पता करना है। बिल्कुल, डॉक्टर पाठक क्या बताएंगे? सुमित जी, थोड़ा जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था दर्शकों को, मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें अपनी पशु को, जो भैंस है आपकी। और मिनरल मिक्सचर से निश्चित रूप से जो वो है, जो दूध उत्पादन है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जैसा जाड़ों में, जैसा मैंने कहा कि जाड़े अपने आप में एक छोटा सा स्ट्रेस होता है शरीर पे, और दूध देना भी स्ट्रेस है। तो आप अगर पशु को जाड़ों में ध्यान रखोगे, पूरा उसको संतुलित आहार देंगे, क्योंकि साथ ही साथ उसको दिखा लीजिए, डॉक्टर को भी दिखा लीजिए कि कोई बीमारी तो नहीं है। साथ ही साथ आपने गोबर की जांच कराई है कि नहीं कराई है? अगर नहीं कराई है तो गोबर की जांच भी करा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है पेट में कीड़े हों जी, क्योंकि पेट के कीड़ों से भी जो है पशु कम खाता है और फिर उसका दूध उत्पादन भी घट जाता है। तो ये सब 2-3 चीज़ें अगर आप करेंगे, और एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर दीजिए। आप क्षेत्र में सहारनपुर के हैं, सहारनपुर के क्षेत्र के लिए जो मिनरल मिक्सचर वहाँ के बाजार के जो मेडिकल स्टोर हैं, वेटनरी मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ से लेके आएँ और सही मात्रा में वो दें। और अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा उनको नहीं दी हुई है तो पेट के कीड़ों की दवा भी उसको पिलाएं। बिल्कुल। तो सर्दियों में किस तरह से आपने करनी है दुधारू पशुओं की देखभाल, और कैसे गर्भाधान के समय कौन सी समस्याएं आती हैं और कैसे आपने उनका निवारण करना है। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। डॉक्टर पाठक, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या सर्दियों के मौसम में किसी तरीके की कोई बीमारियाँ लगने की भी संभावना होती है हमारे दुधारू पशु में? जी ज्योत्सना जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं सर्दी लगने से, ऐसे ही पशु भी जो है, बड़ा पशु भी, उसका छोटा बच्चा भी बीमार होता है। और उसमें विशेष रूप से निमोनिया, जैसे मैं पहले बात करूं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को अगर हमने ढंग से नहीं रखा, जैसे मैंने पहले आवास की बात करी, आपने बाहर छोड़ दिया या बरसात हुई, बरसात में भीग गया पशु, तो पशु को, छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया का अगर सही ढंग से सही समय पर इलाज न किया जाए तो बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे ही जो दुधारू पशु हैं उनको भी ठंड लग जाती है, पशु को बुखार हो जाता है, पशु हाँफने लगता है, पशु चारा कम खाएगा
और जब चारा कम खाएगा स्वाभाविक है तो उसका दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो ये जो ठंड वाले जो रोग हैं, विशेष रूप से जो मैंने बताया कि निमोनिया है, बुखार है, ये पशुओं में होते हैं खासकर। और इसके अलावा जाड़ों में भी जो है, अगर आपने पेटे कीड़ों की दवा नहीं दी है तो पेटे कीड़ों की दवा भी आपको उनको देनी होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो पेटे कीड़े हैं वो किसके ऊपर निर्भर हैं, वो पशु जो खाना खाता है, जो पशु अपना जो चारा दिया है आपने उसको वो पेटे कीड़े खा जाते हैं, तो उनसे भी बीमारी हो जाती है। तो ये जो जाड़ों के जो रोग हैं, जो प्रमुख रूप से मैंने बताया कि निमोनिया, बुखार आना, ये बड़े कॉमन हैं और इनके लिए ज़रूरी वही है कि आप पशु को जो है आवास ऐसा रखें कि पशु वहाँ पर ठंड नहीं लगे। साथ ही साथ एक बात और बताऊंगा इसी के साथ आपको कि जो पानी है, पानी जो आप पशु को पिलाते हैं तो पानी ऐसा नहीं हो कि ठंडा पानी नहीं दें, खासकर पशुओं को तालाब में पानी पीने में जाने से रोकें, घर पर पानी दें और पानी जो पिलाएं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या गुनगुना, जिसको हम जैसे हम लोग पी लेते हैं कहा जाता है, ऐसे ही। और साथ ही साथ पानी साफ होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि शाम को 4 बजे 3 बजे के चलो अभी तो ठंड नहीं है और पशु को हमने भेज दिया, पोखर भेज दिया, तालाब पे भेज दिया, नाले पे भेज दिया, तो वहाँ पर बहुत सारे पानी के साथ में घोंगे जो है पड़े रहते हैं और उनको घोंगों के साथ में बहुत सारे जो कीड़े हैं वो पशु के पेट में चले जाते हैं और उससे जो है पशु में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको वहाँ नहीं भेजना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कुछ पशुपालक भाई क्या करते हैं, गाय को या भैंस को दोनों टाइम नहलाते हैं। तो अभी शीतलहर का समय चल रहा है, इस समय पशु को रोज नहीं नहलाएं और अगर भैंस को नहलाना है तो 15 दिन पे 10 दिन पे और गुनगुने पानी से, अपना जो रूम टेम्परेचर का पानी हो उस टेम्परेचर से ही पानी से उसको नहलाएं। तो अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो शीतलहर से जरूर बचाना है। शीतलहर उतना ही प्रभावित करती है जितना हमको प्रभावित करती है। अगर पशु की नाक से पानी बह रहा है, नाक से पानी आ रहा है, पशु हाँप रहा है, तो तुरंत उसका बुखार लें। अगर बुखार तो नहीं आ गया है, अगर बुखार आ गया और हाँप रहा है और चारा खाना उसने या कम कर दिया या बंद कर दिया है, तो अपने नजदीक के पशु चिकित्सक के पास जाएं और पशु का प्रॉपर ढंग से चेकअप करा के उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। बिल्कुल। और इसी संबंध में जानकारी जो है वो आगे भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से सर्दियों के मौसम में आपने दुधारू पशुओं की देखभाल करनी है और गर्भाधान के समय कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो हमारे पशुओं में आ सकती हैं और कैसे आपने उनका निवारण करना है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इन विषयों के संबंध में अगर आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-11-3060 और 61। हमारे साथ इस वक्त रघुनाथ पांडे जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 रघुनाथ जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ मैडम, आवाज मिल रही है आपकी। जी रघुनाथ जी अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? आवाज आपकी मैडम मिल रही है। सवाल पूछिए अपना। आपकी आवाज मिल रही मैडम। सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ऐसा है कि एक गाय हमारी तीन बार सीमेन कराए लेकिन गाभिन नहीं हुई। एक गाय 3 अपने बार टीवी की आवाज को पहले आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। मैडम टीवी से तो हम दूर हैं जी। हमारी समस्या है, एक गाय 3 बार सीमेन कराए, ठीक है, गाभिन नहीं हुई, ठीक है, पिछली बार सांड भी दिखाए, मतलब क्रॉस हुई सांड से, लेकिन फिर वो हीट में आई थी जी, तो उसके लिए कोई उपचार? जी डॉक्टर शैलेंद्र, क्या बताना चाहेंगे आप? गाय गाभिन नहीं हो रही है, बार सीमेन दिलवा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले गर्मी का समय का ध्यान रखें। हमेशा गर्मी यदि सुबह में हो रही है, हम लक्षण देख रहे हैं, तो शाम को सीमेन डलवाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि शाम में गर्मी में आ रही है तो गाय को सुबह होते होते पहला सीमेन पड़ जाना चाहिए। तो इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि गाय कभी लंबे समय तक गर्म रहती है, नॉर्मल गाय 1 दिन तक गर्म रहती है, यदि 2 या 3 दिन तक गर्म रहती है तो गाय को दोबारा पहले पाल के 12 घंटे के बाद में फिर से पाल दिलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप पाल देते समय डॉक्टर जिस समय हाथ चेक करते हैं उस समय जो उससे एक लसलसा पदार्थ निकलता है उसको चेक कराएं। उसमें कोई इन्फेक्शन है तो पहले आप ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद में ही आप सीमेन डलवाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि गाय जो गर्म होती है कितने दिन पर हो रही है। हो सकता है कि 14 दिन पर गर्म हो सकती है, 12 दिन पर गर्म हो सकती है, या हमेशा गर्मी के लक्षण दिखा सकती है, या 21 दिन पर गर्म हो सकती है। तो इसको डॉक्टर को आपको बताना है कि कितने दिन पर गर्म हो। इससे बीमारी का पता चलता है कि इसमें कौन सी बीमारी है। जी वहीं डॉक्टर शैलेंद्र, और किस तरह की समस्याएं जो है वो गर्भाधान के दौरान आती हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, गर्भाधान के में सबसे पहले तो इन्फेक्शन को चेक करना है, रोकना है, उसके लिए इलाज कराना है, तभी गर्भाधान कराए। गर्मी में आने का मतलब ये नहीं हुआ कि गर्भाधान करा दे। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को चेक कराए, ट्रीटमेंट इलाज कराए अच्छे ढंग से। दूसरा है कि यदि गाय को पहले से सीमेन दिया गया है तो उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गाभिन चेक कराए। गाभिन चेक कराने के बाद में कंफर्म हो जाएगा कि गाय गाभिन है या नहीं, सीमेन उसको देने लायक है या नहीं। इसके साथ में बहुत सारे बीमारी होती है जिसमें गाभिन नहीं हो पाता है, गर्भाधान करने के बाद भी नहीं हो पाता है। इसमें फॉलिकुलर सिस्ट का केस होता है, ल्यूटियल सिस्ट होता है, जो एक डॉक्टर ही इसकी पहचान कर सकती है। इसको अच्छे ढंग से चेक करने के बाद में इसका प्रॉपर इलाज होगा, तभी हो पाएगा। बिल्कुल। हमारे अगले दर्शक नसीम जी हमारे साथ मौजूद है रोहतक हरियाणा से। आइए उनसे भी सवाल जो है वो उनका शामिल करें। हेलो हेलो हाँ जी, एक जोड़ी है जी। जी हेलो जी, आपका स्वागत है। पहले अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ कर दीजिए बंद जी। जी अब आप अपना सवाल कर सकते हैं नसीब जी। हाँ जी, मैं तलाने तो बोल रहा हूँ जी। एक जोड़ी है जी, वो 2-3 बार क्रॉस करवा ली, वो डट नहीं रही जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र क्या बताएंगे?
देखिए, यही क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, तो हमेशा इनको ध्यान रखना है। गाय के हम बार बार बता रहे हैं कि गाय कब गर्म होती है उसका ख्याल रखना है। हमेशा गाय के गर्मी कितने देर तक रहती है उसको ख्याल रखना है। गाय के जो पहला लक्षण गर्मी के दिखाएगा उसके 12 घंटे के बाद में कृत्रिम गर्भाधान कराए, और इसके लिए डॉक्टर को पहले से कॉल करके रखे ताकि वो समय पर आकर के कृत्रिम गर्भाधान कर दे। फिर गाय अगर काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहती है, 2 या 3 दिन तक रहती है, तो उसमें डबल सीमेन 2 बार सीमेन डलवा सकते हैं 12 घंटे के अंतराल पर। इसके बाद में इसमें कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। कोई बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। कितने दिन पर गाय गर्म होती है इसका भी ख्याल रखना है। नॉर्मली गाय 21 दिन पर गर्म होती है, जो नॉर्मल साइकिल रहता है तो 21 दिन पर गर्म होगी। यदि इससे आगे या पीछे हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है उसको, तो उसमें डॉक्टर के सलाह जरूरी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है, तभी आपकी गाय गाभिन हो पाएगी। जी, तो आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल भी है तो हमें कई सारी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है, और ऐसे में जब हम बात करते हैं साफ दुग्ध उत्पादन की, शुद्ध दुग्ध उत्पादन की, तो ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो हमारे पशुपालकों को रखनी चाहिए। खासतौर से अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं जो है वो पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख सावधानियां हैं जो बरतने की आवश्यकता है? हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पशुपालन का और दूध उत्पादन का, कि जो हम दूध लें पशु से वो दूध जो है स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और खासकर महिलाओं के लिए मैं, क्योंकि इस व्यवसाय से हमारा जो देश है, पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर गांव में, ज़्यादातर गांव में महिलाएं जो हैं इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। तो जैसा अभी आपने कहा कि कोरोना के पीरियड में हमने जो ध्यान रखना है कि भाई साफ़ सफाई ज़रूर रखनी है। जो महिलाएं दूध निकालती हैं पशु का, उनको एक तो अपने हाथ उनके साफ़ रहने चाहिए, धुले रहने चाहिए, और गुनगुने पानी से धो लें या अपने हाथ से हाथों को और अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि आपके हाथ गंदे नहीं हों। साथ ही साथ जो बर्तन हैं, बर्तनों का बड़ा योगदान रहता है कि जो पशु के से आप जो दूध निकालते हैं तो वो बर्तन आपके साफ़ होने चाहिए। जब पहली बात आप जो दूध निकाल रही हैं उनके हाथ साफ़ हों। साथ ही साथ जो दूध निकालने से पहले तैयारी करते हैं कि पशु का थन है उसको हम धोते हैं पानी से, गुनगुने पानी से, तो साफ पानी से धोएं, थन को साफ कपड़े से साफ कर दें, उसको सुखा दें। और जो बर्तन है, बर्तन रोज धोएं। आज मैंने अगर दूध निकाला है सवेरे उस महिला ने, तो दूध जब आपने जहां कोल्ड स्टोरेज पे या तो आप बेच रही हैं या बेच रहे हैं या जहां भी आपके कलेक्शन सेंटर है वहां ले जा रहे हैं, तो वो बर्तन जो है दूध निकाल के बाद उस बर्तन को गर्म पानी से, खौलते पानी से धोना चाहिए। क्योंकि बर्तन में कभी कभी लगातार उसी बर्तन में दूध निकाल रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस बर्तन में बहुत सारी गंदगी रह जाती है। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने सिंपल जो साधारण पानी है उससे धो दें। ज़रूरी ये है कि उसको हम गर्म खौलते पानी से धोएं और बर्तन को उल्टा करके रख दें ताकि वो बर्तन पूरी तरह से सूख जाए। एक तो ये है। साथ ही साथ जो है पशु के साथ में अगर हम 3-4 लोग साथ में खड़े हैं या लगे हैं तो हमको अपना मास्क भी पहनना चाहिए। पशु के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं तो एक साथ एक दूसरे के साथ में मास्क जरूर पहने और सफाई का ध्यान रखें। जो जहां एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि जो दुधारू पशु होते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि दूध दिया पशु ने, पशु की प्रवृत्ति होती है कि दूध देने के बाद पशु बैठ जाता है जमीन, नीचे बैठ जाता है जमीन पे। और जमीन पे क्योंकि पशु की ज़्यादातर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं वो पेशाब या गोबर दूध देते समय या दूध देने से पहले जरूर करते हैं, तो वहाँ गंदगी हो जाती है। और जब दूध निकलता है तो दूध के निकलने के समय जो उसके थन होते हैं तो उनके जो छेद होते हैं वो खुले रहते हैं, तो पशु को तुरंत नहीं बैठने दें। इससे क्या होगा कि पशु अगर नीचे बैठ जाएगा तो जो छेद हैं वहाँ नीचे गंदगी है तो उसमें से उसे कीटाणु चले जाएंगे और पशुओं में एक रोग होता है थनैला, बहुत कॉमन रोग है, तो वो रोग नहीं होगा। साथ ही साथ उसका जो थन है वो साफ रहेगा। तो दूध निकालने के बाद भी थन को साफ रखें,
वैसे ही जैसे आपने दूध निकालने से पहले जिस तरह से सफाई करी थी, तो अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, पशुशाला भी हमारी साफ होनी चाहिए। जो पशु 8-10 पशु साथ में हैं या जिनके पास ज़्यादा पशु हैं, तो दूध निकालने के बाद पशु को आप जब बाहर करेंगे, निकालेंगे बाहर, तो वो पशुशाला को भी पूरी सफाई करनी होगी। तो अगर हम स्वच्छ दूध प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा दूध खराब नहीं होगा, हमें उसके अच्छे दाम मिलेंगे और आपको ज़्यादा आमदनी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर हम विशेष रूप से हमारी जो ग्रामीण महिला हैं वही इस व्यवसाय में लगी हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप खाना बना रही हैं तो खाना बनाने के बाद भी जब आए पशु के पास, तो आपके हाथ पूरी तरह से धुले होने चाहिए। बिल्कुल। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है गर्भाधान के समय कौन सी समस्याएं जो है वो हमारे पशु में आ सकती हैं और किस तरह से हमने उनका निवारण करना है। डॉक्टर पाठक और डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर विनोद कुमार जी झालावाड़ राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, लगता है विनोद जी से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। आइए अब हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन की, अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी साफ दुग्ध उत्पादन के बारे में बात की, किस तरह से अपनी आमदनी को जो है वो हमारे जो किसान है वो बढ़ा सकते हैं अगर हम उनकी आमदनी को दोगुना करने की बात करें तो? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमको अपने देश के किसानों की, पशुपालकों को ऐसी तकनीक बतानी है ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो जाए। तो दुग्ध उत्पादन भी वही एक क्षेत्र है। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आमदनी दुगनी करने के लिए अब तक जो परंपरागत जो व्यवसाय है जो इसमें दुग्ध उत्पादन में ये है कि जो पशुपालक हैं या जो महिला पशुपालक हैं वो खाली दूध को बेचती हैं बाज़ार में। उनको ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं लोग ये जानते हैं कि सिर्फ दूध ही बिकेगा। तो इसके साथ साथ क्योंकि आमदनी दुगनी करनी है, आमदनी डबल करनी है, तो हमें वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे मेरी आमदनी पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से बढ़ जाए।
तो अब समय आ गया है मूल्य संवर्धन का। मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि आप खाली दूध को मत बेचिए, दूध से आप मावा बना सकते हो, आप दूध से पनीर बना सकते हो। इन प्रोडक्ट्स को बनाइए और इनका मार्केट है आज की तारीख में, बहुत बड़ा मार्केट जो है, जो दुग्ध और दुग्ध उत्पादक जो हैं उनमें बहुत बड़ा मार्केट है। उनके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, दूध से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ आप मावा बना के रख सकते हो, घी बना के रख सकते हो। आजकल देसी गाय पे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार बहुत जोर दे रही है देसी गाय पालन पे। और देसी गाय पालन का मतलब होता है देसी गाय के दूध की और घी की ज़्यादा कीमत मिलती है। तो आप देसी गाय अगर पाल रहे हो तो उनके दूध के साथ साथ आप उसका देसी घी बनाओ। घी जो है, क्योंकि घी को आपको स्टोरेज करने में भी दिक्कत नहीं होती है, दूध को तो आपको तुरंत बेचना है, पनीर को भी आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, मावा को भी नहीं रख सकते हो, आप घी बना के रखो। देखो बाजार में इस समय ज्योत्सना जी जो देसी गाय का घी है उसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी अच्छे दाम मिलते हैं। तो अगर आप वैल्यू एडिशन पर, जिसको मूल्य संवर्धन कहते हैं, ये तकनीकें, और इनमें तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत सरकार साथ ही साथ राज्य सरकारों के जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जो है मूल्य संवर्धन की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मावा बनाएं, कैसे घी बनाएं। ऑर्गेनिक घी की बात आजकल चलने लगी है। ऑर्गेनिक घी और कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक घी ऐसे देसी गाय का घी है जिसको कोई किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर वगैरह या कोई केमिकल नहीं खिलाया गया है चारे के साथ में। तो इसकी कीमत जो है आपको अच्छी मिलेगी। तो आमदनी जो दुगनी करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो निश्चित रूप से पशुपालन के, उनका जो मतलब है वो पशुपालन के लिए भी है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उनका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का कृषि से है, कृषि में ही पशुपालन है। तो अगर हम अपने पशुओं से ज्यादा आमदनी चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि हमको मूल्य संवर्धन पर भी जाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि कृषि और पशुपालन जो है वो एक दूसरे के पूरक भी जो है वो कहे जाते हैं। अब आइए हम रुक करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र का। डॉक्टर शैलेंद्र, नस्ल सुधार अगर हमें अपने पशुओं में करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? देखिए, अभी जो है कि नस्ल सुधार का बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले जो है अभी 2-3 दशक पहले से कृत्रिम गर्भधान जो क्रॉस ब्रीडिंग पर काफी जोर दिया गया है कृत्रिम गर्भधान के द्वारा। लेकिन अभी हम लोग फिर से पुराने ट्रेडिशन पर आ रहे हैं ताकि जो हमारे जो इंडिजिनस गाय हैं उनके नस्ल को बढ़ावा देना है। उसमें बीमारी कम होती है, जो कॉस्ट है मेडिसिन का कॉस्ट कम पड़ जाता है, और दूध का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो बाहर का जो गाय है जो अन्य देशों से आया है, जैसे जर्सी हो गया, एचएफ हो गया है, उसके तुलना में दूध अच्छा होता है। इसमें जो हमारे जो भारत के गाय है उसमें A2 मिल्क पाया जाता है। बिल्कुल। और जो बाहरी गाय है A1 मिल्क होता है। तो इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा रहता है, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा ये ज्यादा रहता है। तो हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग को कम करना है। कोशिश करें कि जो अच्छे नस्ल की गाय है, जैसे साहिवाल है तो साहिवाल का ही सीमेन उसमें डलवाए, ताकि जो हमारा जो देसी ब्रीड है उसको संरक्षित हो सके और नस्ल सुधार इससे होगा। बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही डॉक्टर पाठक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े और आप दोनों ने ही इतनी अहम जानकारियां जो है विषयों के संबंध में हमारे किसानों तक, हमारे पशुपालकों तक पहुंचाई और साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी किया। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय रहे उनसे आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। अब आइए आपको बता दें कि हमारे कल के हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। कल हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी उत्पादन एवं विपणन के बारे में, यानी कि मार्केटिंग, और साथ ही बात होगी किन्नू के बागों की देखभाल की। और अगर आप पहले से ही हमें इन दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।